यूक्रेन रूस की जंग का केंद्र क्रीमिया बनने जा रहा है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाले महाविनाश को लेकर अनुमान है कि पुतिन का विध्वंसक प्लान जमीन पर उतर जाएगा। और अब ये जंग कैसी होगी, अगर ऐसा हुआ, इसका खुलासा 30 अप्रैल को ही होगा। लेकिन इतना तय है कि इस जंग में अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार तय है, जिसका ट्रेलर भी प्रेसिडेंट पुतिन ने लॉन्च कर दिया है। विनाशक जंग की शुरुआत से 7 पहले कैसा दिखा बारूदी ट्रेलर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाकी सिर्फ 7 दिन। क्रीमिया के मुहाने पर इस तैयारी का मकसद सिर्फ महाविनाश है, जिसकी शुरुआत महज 7 दिन बाद हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जंगी जमीन पर सुलगते शोलों वाला ये पहला ऐसी तबाही का सीन होगा जिसकी शुरुआत खामोशी से नहीं बल्कि धमाकों से हो रही है। और इसका सबब है यूक्रेन का सीमा लांघकर रूस को उकसाना। ये तस्वीरें पिछले 5 दिन की हैं, जिसमें रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अमेरिकन स्विच ब्लेड ड्रोन से यूक्रेनी फोर्स ने हमला किया है। इसके अलावा कुर्स्क तक यूक्रेनी फोर्स की घुसपैठ तक की खबर है, जिससे क्रेमलिन का संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। और इसी असंतुलन की वजह से जो जंग नए सिरे से 30 अप्रैल को विनाशक रूप लेने जा रही थी, उसका बारूदी ट्रेलर 8 दिन पहले जारी हो गया। यूक्रेन अपने ऑफेंसिव प्लान के तहत जो टेस्ट कराना चाहता था, उसमें तो कामयाब रहा, लेकिन डिफेंसिव प्लान में फेल हो गया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में पूरा यूक्रेन एक बार फिर दहल गया। रूस ने कई शहरों को मिसाइल अटैक से धुआं कर दिया। रूस की तरफ से ये हमले खार्किव, सूमी, मिकोलैव, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में हुए हैं, जिनकी चपेट में न सिर्फ यूक्रेनी गैस स्टेशन, पावर स्टेशन, मिलिट्री बेस आए, बल्कि आम नागरिक भी इन हमलों में शिकार हुए। इन हमलों से जुड़े कुछ वीडियो भी जारी हुए हैं, जिसे खार्किव के गवर्नर ओले सिनिहुबोव और मेयर इहोर तेरेखोव ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रसारित किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने न सिर्फ ऑफेंसिव वेपन्स का इस्तेमाल किया है, बल्कि डिफेंसिव वेपन्स का इस्तेमाल भी शहरों को निशाना बनाने के लिए ही किया है। अब इस दावे और संभावना का अंतर समझिए। दावे के तहत खार्किव में S-300 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। ये भी बताया गया कि खार्किव शहर में 5 मिसाइल्स गिरी। गोलाबारी के कारण एक गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। इन हमलों में शहर और पड़ोसी इलाके दोनों चपेट में आ गए। अब सवाल ये है कि एक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ऑफेंसिव स्टाइल में कैसे हो सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बिना किसी टारगेट के लॉन्च होना करीब नामुमकिन है। इसीलिए अनुमान है कि यूक्रेन के उकसावे की कार्रवाई के जवाब में रूस ने S-300 सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, जिसने खार्किव के आसमान पर टारगेट गिराए होंगे, जिसके साथ S-300 मिसाइल के भारी टुकड़ों ने नीचे तबाही मचाई होगी। और ये अनुमान सटीक इसलिए हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के उकसावे का जवाब रूस ने भी अपने विनाशक हमलों से दिया है। ये वीडियो खुद रूस ने जारी किया है, जो 7 दिन बाद शुरू होने वाली महाविनाशक जंग का साक्षात पहला टीजर माना जा रहा है। हालांकि ये वीडियो किस जगह का है, इसका खुलासा रूसी रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट ने लोकेशन का खुलासा कर दिया। सूमी ओब्लास्ट के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि रूसी सेना ने 22 अप्रैल को सूमी ओब्लास्ट में 5 कम्युनिटी पर गोलाबारी की है, जिसमें 64 राउंड फायरिंग से तबाही मची है। 30 अप्रैल रूस के जंगी इतिहास का ये वो दिन है जब जीत का एहसास कराता है। इसी दिन 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। अब सवाल हिटलर की मौत से महाविनाश के कनेक्शन का है, और ये कनेक्शन नियो नाजी के संबोधन से साफ होता है, यानी 7 दिन बाद नाजी के खात्मे का दिन है।
मकसद साफ है कि 30 अप्रैल से रूस तबाही की शुरुआत करने जा रहा है और यूक्रेन सीमा पार हमले करके रूस की घातक क्षमता को सिर्फ परख रहा था। लेकिन ये टेस्टिंग यूक्रेन पर भारी पड़ी और 30 अप्रैल की रणनीति और ज्यादा विनाशकारी हो गई, जिसका ट्रेलर इस समय यूक्रेन देख रहा है। बारूदी ट्रेलर वाली रणनीति के तहत रूस पर हमला होते ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। रूसी डिफेंस सिस्टम अटैकिंग सोर्स लोकेशन तक पहुंचने में सक्षम हैं। हमले के लिए लॉन्च वेपन को यूक्रेन के आसमान पर ही निशाना बनाया गया। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में मौजूद ऑफेंसिव सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। हालांकि जो दिखा वो विनाशक जंग की तैयारी का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता रूस का शक्ति प्रदर्शन जरूर है। असली तैयारी रूस ने उसी मोर्चे पर की है जिस पर नेटो और यूक्रेन की नजर है। जगह है क्रीमिया, यानी वो हिस्सा जिसे 2014 में रूस ने हासिल किया। लेकिन नेटो कीव को दांव पर लगाने से बचाने के लिए रणनीतिक रूप से इसी हिस्से को टारगेट बनाने जा रहा है। यही वजह है कि इस समय विनाश की तारीख वाले प्लान के तहत क्रीमिया के दक्षिणी हिस्से के समंदर में बारूदी ज्वार उठता दिखने लगा है। रूस ने काला सागर में अपने 11 युद्धपोत उतार दिए हैं। ये सभी युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ तैनात हैं और इसकी पुष्टि यूक्रेन की ऑपरेशनल कमांड ने भी की है। ये वही रूट है जहां से चीन के विनाशक हथियार भी रूस को मिले हैं और ये क्रीमिया वही ठिकाना है जहां इस वक्त रूस के सबसे घातक हथियार तैनात हैं। विनाशक हमले का पहला टीजर यूक्रेन में बरस रहे बारूद को माना जा सकता है, लेकिन इससे विनाश कितना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रूस के विनाशक प्लान की कल्पना का साकार रूप ब्लैक सी में मची हलचल से देखा जा सकता है, जहां यूक्रेन बारूद के पहाड़ पर बसा हुआ नजर आ रहा है। रूस की 30 अप्रैल वाली तैयारी से जुड़े खुलासे अभी और हैं, लेकिन इन खुलासों से पहले ब्लैक का मोर्चा इतना अहम क्यों है, इसे समझिए। दरअसल ब्लैक सी से वेस्टर्न नेटो कंट्रीज पर अटैक आसान होगा और रूस पर हमला करना नेटो के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे यूक्रेन को जद में लेने के लिए इस समुद्र का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि रूस ने ब्लैक सी में 2 सबमरीन्स कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए उतारी हैं। इन दोनों सबमरीन्स में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल्स तैनात हैं। यानी मिशन 30 अप्रैल अब एक्टिव है और जैसे ही वो तारीख आएगी समुद्र से विनाश का द्वार खुल जाएगा और इस द्वार को खुलने में अब सिर्फ 7 दिन का समय है। इसके अलावा एक द्वार यूक्रेन के पूर्व में भी खुलेगा, जिसका खुलासा रूस ने कर दिया है। बेलारूस में तैनात होने वाले रूस के न्यूक्लियर वेपन्स की साइट का ये खुला प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो चुका है। उसे पुतिन के कोप से कोई नहीं बचा सकता। ये ऐलान कोई और नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की सेना ने किया है। यूक्रेन के पास न हथियार है न ही एयर डिफेंस सिस्टम। इस वजह से यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल फेल हो चुका है। तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है? क्या अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है? उससे बड़ा सवाल ये कि क्या मई में ही यूक्रेन का अंत होने वाला है? यूक्रेन का ऑपरेशन 30 अप्रैल क्या 6 दिन पहले हो गया फेल? ज़ेलेंस्की का 30 अप्रैल प्लान आखिर क्यों हो गया नाकाम? ज़ेलेंस्की का काउंटर मिशन नेटो के धोखे से खत्म। क्या यूक्रेन की संपूर्ण तबाही तय हो गई है? यूक्रेन विनाश की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। वार जोन से जो रिपोर्ट आई है वो ऐलान कर रही है कि यूक्रेन का अंत बहुत निकट है।
30 अप्रैल को कीव व क्रीमिया पर भीषण प्रहार करने वाला था, लेकिन जेलेंस्की का क्रीमिया प्लान फ्लॉप हो गया है। जेलेंस्की का काउंटर प्लान इसलिए फेल हुआ क्योंकि नेटो ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। यूक्रेन का काउंटर प्लान क्यों, आखिर कैसे फेल हो गया, ये तो हम आपको इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले जेलेंस्की की वो वॉर स्ट्रैटेजी भी जान लीजिए जो क्रीमिया को तबाह करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि 30 अप्रैल से यूक्रेन बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला था। रूस को बैकफुट पर लाने के लिए यूक्रेन के पास अटैक के 3 ऑप्शंस हैं। पहला, रूस पर ऑल राउंड अटैक यानी भीषण प्रहार। दूसरा, दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में एक साथ हमला। तीसरा, दक्षिण और पूर्वी हिस्से में छोटे पैमाने पर अटैक। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की सेना हमले के तीसरे विकल्प को अपनाने वाली थी। इसके तहत वो उन इलाकों पर हमला करने वाली थी जो अभी रूस के कंट्रोल में हैं। इनमें बाखमुत, वुहलेदर, मारियोपोल, मोलोटोपोल और स्वेस्तोनोपोल शामिल हैं। इन इलाकों पर यूक्रेन खार्किव और खेरसोन से अटैक करने वाली थी। खार्किव और खेरसोन में अभी पूरी तरह से यूक्रेन का होल्ड है। जेलेंस्की और उनके वार कमांडर ने 30 अप्रैल को काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी। रूस को दहलाने के लिए यूक्रेन युद्ध में 1 लाख नए सैनिक, पश्चिमी देशों के 400 टैंक, 1600 आर्मर्ड व्हीकल्स, 300 आर्टिलरी गन झोंकने वाले थे। जेलेंस्की का काउंटर प्लान तैयार था। 30 अप्रैल से युद्ध का नया और विनाशक फेज शुरू होने वाला था, लेकिन नेटो की वजह से यूक्रेन का यह प्लान नाकाम हो गया। जी हां, अप्रैल लास्ट तक वार जोन में नाटो के कई घातक हथियार पहुंचने थे जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से जेलेंस्की को अपने प्लान को बदलना पड़ गया है। पश्चिमी देशों से हथियार नहीं मिल रहे हैं, ये यूक्रेन के लिए टेंशन की बात है, लेकिन जो वेपन मिल चुके हैं वो भी जेलेंस्की सेना के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। कई देशों से मिले लेपर्ड टैंक उतने कारगर नहीं हो रहे जितनी उम्मीद थी। यूक्रेनी फोर्स लेपर्ड टैंकों को ऑपरेट नहीं कर पा रही है। यूक्रेन के मुताबिक टैंक से फायरिंग करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का खुलासा किया खुद यूक्रेनी फोर्स ने। यूक्रेनी आर्मी ने स्वीकार किया है कि वो रूस की एयर स्ट्राइक को रोकने में नाकाम है, क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचे हैं। यूक्रेन के पास गिने चुने एयर डिफेंस सिस्टम ही बचे हैं। यही वजह है कि रूस के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर अटैक को यूक्रेनी फोर्स रोक नहीं पा रही है। यूक्रेन की इस किल्लत का फायदा पुतिन की सेना उठा रही है। वो यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों से पाट रही है। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खंडहर बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूक्रेन की तबाही तय है? क्या रूस यूक्रेन का वजूद खत्म करने वाला है? क्या नेटो ने यूक्रेन को धोखा दे दिया है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को तबाह होने के लिए छोड़ दिया है? क्या मई में पुतिन यूक्रेन का संपूर्ण सर्वनाश कर देंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब चंद रोज बाद ही मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन ने अमेरिका को तबाह करने के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ तैयार कर लिया है। ये वो ट्रायंगल है जिसमें बाइडेन और उनकी ताकतवर ब्रिगेड ट्रैप हो गई है। जी हां,
अमेरिका के हनक को खत्म करने के लिए पुतिन, जिनपिंग और किम ने हाथ मिला लिया है। 3 तानाशाहों की ये वो गठबंधन है जिसका एक ही लक्ष्य है और वो है अमेरिका का खात्मा। तो सवाल अब ये है कि क्या पुतिन, जिनपिंग और किम अमेरिका पर अटैक करने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इन सवालों का जवाब हमारी अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पुतिन का डेथ ट्रायंगल, शुरू होगा एटमी दंगल। पुतिन का एन गठबंधन, नेटो का वजूद खत्म। अमेरिका का डेथ वारंट, परमाणु युद्ध का करंट। पुतिन ने बाइडेन की बादशाहत खत्म करने का प्रण ले लिया है। पुतिन ने अमेरिका को तबाह करने का विध्वंसक कदम उठा लिया है। अमेरिका समेत नेटो को मिटाने के लिए पुतिन ने जो वॉर अलायंस तैयार किया है, उससे अमेरिका के साथ साथ सभी पश्चिमी देश बेचैन हैं। पुतिन ने अमेरिका को खत्म करने के लिए जो गठबंधन तैयार किया है, उसका नाम है ट्रायंगल ऑफ डेथ। अमेरिका के खिलाफ तैयार हुए इस ट्रायंगल में रूस, चीन और उत्तर कोरिया शामिल हैं। पुतिन के ट्रायंगल ऑफ डेथ का खुलासा इनसाइड ओवर नाम के पब्लिकेशन ने किया है। इसके मुताबिक जिस तरह बाइडेन ने नेटो बनाकर पुतिन को डराया है, ठीक उसी तरह पुतिन भी बाइडेन को अब धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उन्होंने एक स्क्वाड बनाया है और इस स्क्वाड में 3 तानाशाह हैं। पहले पुतिन, दूसरे जिनपिंग और तीसरे किम जोंग। ये पुतिन का वही ट्रायंगल ऑफ डेथ है जो सुपर पावर को मिटा देने के लिए ही अस्तित्व में आया है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया, इन तीनों देशों के पास बड़ा एटमी जखीरा है। ये तीनों एटमी पावर अमेरिका पर परमाणु प्रहार के लिए एक साथ आ गए हैं। रूस, चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका पर प्रहार करेंगे और इसी के साथ शुरू हो जाएगा सबसे बड़ा संहार, सबसे बड़ा सर्वनाश। पुतिन के रडार पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हैं, इसलिए वो न सिर्फ रूसी फौज को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने सहयोगियों को भी महायुद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने इसी प्लान के तहत रूस चीन को सीक्रेट तौर पर भारी मात्रा में यूरेनियम सप्लाई कर रहा है। चीन को जो यूरेनियम सप्लाई हो रहा है, उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि ड्रैगन आने वाले दिनों में 4 गुना एटमी हथियार बना लेगा। अभी चीन के पास करीब 350 न्यूक्लियर वेपन हैं। अनुमान है कि रूस जो यूरेनियम उसे सप्लाई कर रहा है, उससे वो 1800 एटमी हथियार तैयार कर लेगा। पुतिन, जिनपिंग और किम का यही महाविनाशक मिलन अमेरिका और नेटो को परेशान कर रहा है। आने वाले वक्त में पुतिन के साथ रईसी यानी ईरान भी आ जाएगा।
चीन की तरह रूस ईरान को भी पावरफुल बना रहा है। ईरान रूस को किलर ड्रोन और मिसाइलें दे रहा है। दावा है कि इसके बदले पुतिन ईरान को एटमी हथियार बनाने में मदद कर रहे हैं। रूस की मदद से ही तेहरान ने 16,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें बना ली, मिसाइलों को तैयार कर दिया। अब आशंका है कि जल्द ही रईसी परमाणु परीक्षण भी कर सकते हैं। पुतिन ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 देने जा रहे हैं। ईरान सिर्फ 10 दिनों में ऐसा बम तैयार कर लेगा जो एक धमाके के साथ विनाश का नया अध्याय लिख देगा। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन ने सुपर एटमी वॉर की तैयारी कर ली है। एक तरफ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल। दो एटमी फ्रंट आपस में टकराने वाले हैं। इसके बाद महाविनाश की ऐसी लहर आएगी जिसमें कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में इस वक्त कहीं आमने सामने की जंग जारी है तो वो है क्षेत्र बाखमुत। लेकिन नेटो और यूक्रेन समर्थकों के लिए बुरी खबर यह है कि बाखमुत की जंग यूक्रेन करीब करीब हार चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेनी सेना को बाखमुत में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सैकड़ों जवानों की मौत हो चुकी है और हजारों की तादाद में घायल हो चुके हैं। वहीं रूसी फोर्स लगातार बाखमुत पर काबिज होते चले जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेनी सैनिकों के लिए मांस पीसने की चक्की बना डोनेस्क का शहर बाखमुत। पेंटागन तक इस शहर को रणनीतिक लिहाज से यूक्रेन के लिए गैर जरूरी घोषित कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की की जिद ने इस शहर को आमने सामने की जंग का मैदान बनाया। जंग में अब जेलेंस्की को हार का सामना करना पड़ रहा है। बाखमुत के रक्षा कवच को तोड़कर रूसी फोर्स ने जब इस शहर में एंट्री की थी तब किसी को भी अनुमान नहीं था कि महज 2 महीने में हालात इतने बुरे होंगे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक शहर में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की जान चली जाएगी और हजारों घायल हो जाएंगे। हालांकि रणनीति तैयार करके वक्त रहते बाखमुत खाली करके यूक्रेन इस जंग में ताकत के साथ उतर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये शहर उजड़ गया। यहाँ की आबादी कहीं खो गई, सैनिकों के शव भी इसी मिट्टी में दफन हो गए। अनुमान है कि बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों के घिरने का खतरा और बढ़ गया है। यूक्रेनी सैनिक अगर वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी हार तय है। रूस को हर बीतते वक्त के साथ जंग में बढ़त मिल रही है और दावा यह है कि बाखमुत के करीब 88% हिस्से पर वैगनर ग्रुप का कब्जा हो चुका है। यानी अब यूक्रेनी सैनिकों के पास ना तो वक्त बचा है ना ही हथियार, ताकत और क्षमता जो बाखमुत में रूसी फोर्स को हराया जा सके। और इसे दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बाखमुत से जारी वीडियो बतौर सबूत सामने आ रहे हैं। बची खुची यूक्रेनी फोर्स शहर के अंदर और शहर के बाहरी हिस्सों में कहीं भी महफूज नहीं है। हालांकि यूक्रेनी सैनिक बंकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रूसी फोर्स उन्हें चुन चुन कर मार रही है और सैनिकों के शवों को ठिकाने लगाने वाली तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूक्रेनी फोर्स के सूत्र बता रहे हैं बाखमुत के अंदर यूक्रेन के करीब 500 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं बाखमुत के बाहरी हिस्से में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों की संख्या किसी को नहीं पता। इसके अलावा बाखमुत में घायल हुए सैनिक हजारों की तादाद में हैं। यानी बाखमुत शहर की जंग में ही यूक्रेन को भारी नुकसान हो चुका है।
इसका मतलब साफ है कि मई की शुरुआत में यूक्रेन के बाखमुत पर रूस विजय का ऐलान कर सकता है और यूक्रेन की इस हार की कीमत होगी सैकड़ों सैनिकों की जान। जिसके जिम्मेदार माने जाएंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनकी जिद। मुमकिन है कि बाखमुत विजय के साथ ही रूसी फोर्स का ऑपरेशन कीव शुरू हो, जिसे जमीनी सेना अंजाम दे, और इस बार ऑपरेशन बेहद अलग तरह का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ड्रैगन किसी भी वक्त ताइवान की संपूर्ण तबाही का ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। जिनपिंग उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो गए जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ताइवान को लेकर बयान दे दिया। इसी के बाद से चीन के लाल सुल्तान गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने समंदर में न सिर्फ 2 वॉर ड्रिल शुरू कर दी, बल्कि सुपरसोनिक ड्रोन को भी डिप्लॉय कर दिया। तो क्या ड्रैगन मई में ही ताइवान को खत्म करने वाला है? चीन के सुपरसोनिक ड्रोन के टारगेट पर ताइवान के अलावा और कौन-कौन है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरी तरह से भड़के हुए हैं। मई के महीने में जिनपिंग ऑपरेशन ताइवान लॉन्च करने वाले हैं। दक्षिण कोरिया ने जो कुछ कहा है उसके बाद जिनपिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। चीन ने ऑपरेशन ताइवान को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। चीन हर हालात में ताइवान पर कब्जा चाहता है। लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने चीन को साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि ताइवान का मुद्दा सिर्फ चीन और ताइवान के बीच का नहीं है। ताइवान के आसपास तनाव बढ़ने का कारण ताकत के जरिए हालात को बदलना है। ये मुद्दा सिर्फ चीन और ताइवान के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक मुद्दा है। इस बयान के साथ ही दक्षिण कोरिया ने ताइवान मसले पर अमेरिकी स्टैंड का सपोर्ट कर दिया है। जिनपिंग की बौखलाहट की यही वजह है। चीन किसी भी वक्त मिशन ताइवान को लॉन्च कर सकता है। इस बात का सबूत तब आया जब ड्रैगन ने समंदर में ताइवान पर हमला करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक नहीं बल्कि 2 ड्रिल। जिनपिंग यहीं नहीं रुके। प्रशांत महासागर में चीन अपने नए सुपरसोनिक ड्रोन को तैनात करने की तैयारी में है। ऐसा ड्रोन जिसमें हथियार तो नहीं है, लेकिन जासूसी करने में माहिर है। चीन जिस ड्रोन को प्रशांत महासागर में तैनात करने वाला है, वो आवाज की गति से 3 गुना तेज उड़ने में सक्षम है। मतलब पलक झपकते ही ये ड्रोन अपना काम कर देगा, जिसका नाम है सुपरसोनिक ड्रोन WZ-8। ड्रोन में अत्याधुनिक जासूसी सिस्टम लगा है। ड्रोन मिसाइल के रियल टाइम मैपिंग डेटा इकट्ठा करेगा। सुपरसोनिक ड्रोन से दुश्मनों की जानकारी मिलेगी। ड्रोन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे से खुफिया जानकारी मिलेगी। सुपरसोनिक ड्रोन को रोकना और पता लगाना मुश्किल। बम वर्षक विमान से भी ड्रोन लॉन्च हो सकता है। कुल मिलाकर ड्रैगन ने अपने डेंजर ड्रोन को एक्टिव कर दिया है, ताकि उसे सिर्फ ताइवान ही नहीं, अब दक्षिण कोरिया की भी जानकारी मिले। ये वही ड्रोन है जिसे चीन ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के 70वें सालगिरह समारोह पर 2019 में पेश किया था। अब ड्रैगन के इस डेंजर ड्रोन के टारगेट पर कई देश हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन अपने सुपरसोनिक ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ ताइवान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है।
ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस ड्रोन को भविष्य में हमले के लिए अपग्रेड करने की बात भी कही जा रही है। ऐसा हुआ तो ये ड्रोन न सिर्फ ताइवान को खत्म करने में मदद करेगा, बल्कि अमेरिका पर हमला करने में भी ड्रैगन की मदद करेगा। चीन जिस अंदाज में ताइवान को तबाह करने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद ये तय हो गया है कि अगले महीने यानी मई में ही जिनपिंग ताइवान को खत्म करने का बारूदी मिशन लॉन्च कर देंगे। चीन के वॉरशिप और फाइटर प्लेन आए दिन ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के पास ही PLA युद्ध अभ्यास कर रही है। ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि जिनपिंग बहुत ही जल्द ताइवान आक्रमण को ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या अमेरिका ताइवान को बचा पाएगा या ताइवान का अंत बहुत ही निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री ने आज जो ऑर्डर दिया उससे तय हो गया है कि विश्व विनाश का कोरिया फ्रंट बहुत ही जल्द खुलने वाला है। जापान ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि अगर उत्तर कोरिया का तानाशाह जासूसी सैटेलाइट या बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ता है तो उसे हवा में ही ढेर कर दिया जाए। तो अब सवाल यह है कि अगर जापान ने किम की सैटेलाइट को खत्म किया तो फिर क्या होगा? क्या किम एटमी फाइट शुरू कर देंगे? कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी जंग की बहुत बड़ी ज्वाला भड़कने वाली है। युद्ध की ये वो अग्नि होगी जो कई देशों को जला डालेगी। कोरिया में ऐसा युद्ध छिड़ने वाला है जैसा अब तक नहीं हुआ। कोरियाई प्रायद्वीप से बहुत बड़ा एटमी जलजला उठने वाला है। इसका संदेश उस वक्त आया जब जापान ने बहुत ही विस्फोटक ऐलान किया। जापान के PM ने अपनी सेना को वॉर रेडी कर दिया है। जापानी सेना को आदेश दिया गया है कि अगर किम जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उसे ढेर कर दिया जाए। इतना ही नहीं, अगर किम जोंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ता है तो उसे भी तबाह कर दिया जाए। जापान ने ये युद्धक ऐलान उस वक्त किया जब उत्तर कोरिया ने ऐलान किया कि वो बहुत ही जल्द जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। किम ने भले ही इस सैटेलाइट को जासूसी बताया है, लेकिन ये बहुत रहस्यमयी सैटेलाइट है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। संभव है कि सैटेलाइट के बहाने किम जोंग एटमी धमाका कर दे। इसी बात से उसके दो पड़ोसी जापान और दक्षिण कोरिया दहशत में हैं। किम के एटमी कदम से अमेरिका भी टेंशन में है। अमेरिका किम को महाविस्फोट से रोकना चाहता है, इसलिए बाइडेन ने जापान के PM किशिदा को इशारा किया तो उन्होंने किम के जंगी जुनून पर अटैक करने का ऐलान कर दिया। असल में उत्तर कोरिया जब भी मिसाइल परीक्षण करता है तो वो जापान सागर में जाकर गिरती है। इस बात से जापान बहुत गुस्से में है। जापानी PM के आदेश के बाद तय हो गया है कि अब अगर किम जोंग मिसाइल या सैटेलाइट दागेगा तो जापान उसे मिसाइल से खत्म कर देगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। जापान के इसी कदम के बाद महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जापान अगर किम की सैटेलाइट और मिसाइल को शूट करेगा तो किम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो जापान को खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात करेगा। जापान को बचाने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके साथ आ जाएंगे। तीनों देश मिलकर उत्तर कोरिया पर प्रहार करेंगे। लेकिन किम ना तो डरेगा ना ही रुकेगा, क्योंकि वो भी अकेला नहीं है। उसके साथ रूस और चीन जैसी दो एटमी महाशक्तियां हैं। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया वार करेंगे तो उत्तर कोरिया, रूस और चीन उन पर पलटवार करेंगे। मतलब कि 6 देशों में महाटक्कर के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। कोरिया से एक ऐसा एटमी बवंडर उठेगा जिससे तमाम देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा सर्वनाश होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
नॉर्थ अफ्रीकन देश सुडान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के टकराव ने एक पूरे देश को संघर्ष का मैदान बना दिया है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ एक देश के अंदर का मसला नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आने वाले दिनों में विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। ऐसा इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि सुडान की हिंसा में कई देशों की दिलचस्पी की तस्वीर साफ हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए रिपोर्ट। नॉर्थ अफ्रीकी देश सुडान की राजधानी खार्तूम से उड़ता धुआं सिर्फ गृह युद्ध की मुनादी नहीं कर रहा है, बल्कि इस बारूदी धुएं में विश्व युद्ध की तीखी गंध भी है। सुलगे सुडान की इस जंग में सिर्फ सेना और अर्धसैनिक बलों का टकराव नहीं है, बल्कि यहाँ टकराव पैदा किया है उन देशों ने जो सुडान के मिनरल रिसोर्सेज पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो क्या सुडान में सुलगा बारूद विश्व युद्ध कराएगा? क्या सुडान में खेमेबाजी की तस्वीर साफ हो चुकी है? और क्या सुडान के गृह युद्ध में दूसरे देशों की एंट्री होगी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुडान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। बावजूद इसके ना तो किसी ने सुडान का मसला सुलझाने के लिए कोई पहल की, ना ही सुडान को तबाह होने से बचाने के लिए कोई खास कोशिश हुई। नतीजतन स्थिति इतनी बदल गई कि सड़कों पर पड़े शव उठा पाना मुश्किल हो रहा है। संघर्ष के बीच लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। सेना और अर्धसैनिक बल खुलेआम शहर को वार जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर देशों का फिक्र अपने उन लोगों की है जो सुडान में फंसे हुए हैं। इसलिए ज्यादातर देश अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। एयरलिफ्ट के लिए साउथ कोरिया से सैन्य विमान जिबूती पहुंच चुका है। सऊदी के भेजे 5 जहाजों से 11 देशों के 158 लोगों का रेस्क्यू शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिका ने अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाल लिया है, जबकि जापान ने भी अपने आत्मरक्षा बल का एक विमान जिबूती भेज दिया है। यानी हालात बेहद गंभीर हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन है जो सुडान के बिगड़े हालातों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस संबंध में दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बताया जा रहा है वो विश्व युद्ध की जमीन इसे सुडान को बनाते दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थिर देश सुडान में कई देशों की दिलचस्पी है। दावे के तहत अमेरिका सुडानी सेना का समर्थन कर रही है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी सुडानी फोर्स के पक्ष में हैं। लेकिन दावा है कि रूस ने सुडान के अर्धसैनिक बलों का समर्थन किया है। वहीं मिस्र और लीबिया भी इस गृह युद्ध वाले देश की स्थिति के जिम्मेदार हैं। बताया जा रहा है कि सुडान की आर्मी को मदद के लिए मिस्र ने अपनी सेना के फाइटर जेट्स भेजे हैं, जिससे बढ़ती पैरामिलिट्री फोर्स ने मिस्र के 177 सैनिकों को बंधक बना लिया, जिन्हें लड़कर आजाद कराया गया है। यानी इस समय सुडान में सिर्फ मिस्र की डायरेक्ट एंट्री है, बाकी कुछ देशों की एंट्री अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। और इसका मकसद है सुडान में मौजूद सोना और दूसरे मिनरल रिसोर्सेज, जो आने वाले दिनों में विश्व घमासान की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इस वक्त दुनिया जंगी हालातों का सामना कर रही है, लेकिन एक संकट कुदरती है जिससे दुनिया के 2 देश तबाह हो रहे हैं। पहला चीन और दूसरा तुर्की। ये संकट क्या है और कितना बड़ा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कुदरत से खिलवाड़ करने वाले चीन में कुदरत ने संकट खड़ा कर दिया है। पूर्वी दिशा से उठे रेतीले तूफान ने पहले पूर्वी हिस्से के शहरों में तबाही मचाई और फिर धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया। तूफान कैसे चीन के पश्चिमी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ता चला गया, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और जो भी इस तूफान की जद में आया, वो उसके अंदर अंधेरी दुनिया में समाता चला गया। इस तूफान की आमद को कुछ ही वक्त बीता होगा और चीन के शहरों पर रेतीला आसमान छा गया।